Dear students, hello, I welcome all of you to my YouTube channel Oasis Classes. Today, I am going to teach you the fourth chapter of your book, Vistas the Enemy. The story has been written by Perles Buck. The story is based on a doctor who was Japanese, whose name was Dr. Sadao. He was married to Hana. His father was an extreme nationalist. For his father, there was only one country which was valuable in world, was Japan. During the Second World War, nationalism was on its peak in the countries like Japan, Germany, etc., etc. Before I start teaching you this story, my dear students, I would like to tell you something about the story and its backdrop. The story is written on the backdrop of the Second World War, and all of you know, all those students who know history properly, they are well aware of this fact that there was bitter enmity between Japan and America during the Second World War and First World War as well. The story is going to be very entertaining, very educating, somewhere very thrilling as well. The story begins with the background of Dr. Sadao. The author writes, Dr. Sadao lost her mother in very tender age when he was not able to understand the affection of mother. His father brought him up in both ways, like his mother and father both. मेरे प्यारे छात्रों, क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। तो जैसे मैंने इंग्लिश में आपसे बातें की कि ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के बैकड्रॉप पर है, इसकी पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध है। जापान और अमेरिका में बड़ी कट्टर दुश्मनी थी, वैसी ही मानसिक दुश्मनी आम लोगों में थी जैसी हमारी और पाकिस्तान की है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, ये बताने के लिए किसी रिक्शे वाले को जीके पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठेले खोमचे वाले को, किसानों को, जवानों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को, किसी को भी if you ask the question, which country is our bitter enemy, the 100% reply would be Pakistan. The same thing was with America and Japan in those days. लेकिन कुछ आगे जाकर के कुछ क्वेश्चंस उठेंगे, आप जरूर पूछोगे कि सर अगर जापान और अमेरिका में इतनी ही दुश्मनी थी तो डॉक्टर सडाओ वहां पढ़ने कैसे चले गए? ऑब्वियस क्वेश्चन है, स्वाभाविक प्रश्न है। मैं बता दूं कि दो राष्ट्रों की दुश्मनी दो परिवारों वाली दुश्मनी नहीं होती, उसमें डिप्लोमेटिक टाई अप रहते हैं,
जैसे अभी हमारी और चाइना की एक जबरदस्त दुश्मनी, ये यद्यपि हमने तो बहुत झेला है उनके तरफ से, लेकिन अभी वो दुश्मनी बहुत ही पीक पर है, जो चरम पर। लेकिन चाइना के राजदूत हमारे यहाँ है और हमारे राजदूत वहां है, वही हाल पाकिस्तान और भारत की है। यद्यपि कम हो गया, लेकिन व्यापार तो दोनों जगहों से होती ही है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए अभी भी भारत आते हैं वीजा लेकर के। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेखक कहते हैं चूंकि हम लोग समराइज कर रहे हैं स्टोरी को, तो उसको लाइन बाय लाइन तो बताना संभव नहीं होगा, और स्टोरी भी काफी लंबी है और हमें सिंगल क्लास में इसको रैप अप करना है। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि आगे इसके बाद से, चाहे वो फ्लेमिंगो है, चाहे विस्टास हो, चाहे वो राइटिंग स्किल हो, इन सारे चीजों की जो क्वेश्चन आंसर होगी वो नोट्स के थ्रू होगी। लेट मी रिपीट वंस अगेन, all the question answers of the remaining chapter of Vistas from today onward, remaining chapter of Flamingo and remaining sections of writing skill will be through the notes, and the notes will be provided in upcoming 5 to 6 days. You will be informed through WhatsApp. तो as I was telling you, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि पापा बड़ा कट्टर राष्ट्रभक्त थे। अक्सर पापा की उंगली पकड़ करके वो घूमने टहलने निकल जाते थे। एक दिन पूछा उन्होंने, पापा हमारे जापान की सीमा कहां तक खत्म होती है? तो वो कट्टर राष्ट्रभक्त थे, और कट्टर राष्ट्रभक्त, हम कट्टर राष्ट्रवादी उसको कहते हैं जिनके नजर में उनके देश के सामने दुनिया का कोई और देश नहीं टिकता। आप में से भी कई लोगों को अपने देश से बेहतरीन और कोई देश नहीं लगता होगा। वो कहते हैं कि बेटा, चाहे वो व्यक्ति हो या राष्ट्र हो, उसके लिए आसमान एकदम लिमिट होता है, वो कहीं भी, उसकी होराइजन बहुत दूर तक हो सकती है। इसलिए ये कहना कि जापान की सीमा कहां तक है वो निश्चित नहीं कही जा सकती। हमारी सीमाएं अनंत है, हम जहां तक जाना चाहें वहां जा सकते हैं। पिताजी ने, यद्यपि ऐसा होता है कि जब बच्चे मां खो देते हैं तो पिता का थोड़ा सा लगाव बच्चों के प्रति ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है और केयर थोड़ा सा दयालुता पूर्वक वो करने लगते हैं, लेकिन इनके पिताजी के साथ ऐसा नहीं था। इन्होंने बड़ी मेहनत से उन्हें पढ़ाया, बड़ी कष्ट सहा और सहाया। कई बार क्या होता है हमारे आपके घर में, हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, आज 8 घंटा से कम पढ़े तब देख लेना। ये एक लाइन बोलने के बाद वो जो घर से गायब हुए, अब वो 8 घंटा हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा तो क्या पढ़ा, उनसे उनको लेना देना। वो केवल जब भी घूम करके आएंगे उनको हमारे हाथ में किताब कॉपी चाहिए। यही सोच करके हमारे पेरेंट्स जो है अपने कर्तव्य की तीसरी समझ लेते थे। लेकिन इनके पिताजी वैसे नहीं थे। उनको वो श्योर, ही वांटेड टू मेक श्योर दैट डॉक्टर सडाओ वाज स्टडीइंग। कई दफा 1 बजे रात तक पिताजी भी बच्चे के साथ जगे रहते थे। ये कष्ट उन्होंने भी झेला। परिणाम क्या हुआ, जिस बीज को रोपा उन्होंने, वो बीज बढ़ करके बरगद पेड़ बन गया। यानी डॉक्टर सडाओ बहुत फेमस हुए। 22 साल की उम्र में उन्हें अमेरिका भेजा गया मेडिकल साइंस की पढ़ाई के लिए, और 30 साल में जब वो लौट करके आए तो विश्व भर में उनका परचम फहरा रहा था। दुनिया उन्हें जानने लगी थी एक मशहूर डॉक्टर के रूप में, मशहूर साइंटिस्ट के रूप में। वो एक ऐसी दवाई का इजाद कर रहे थे, आविष्कार कर रहे थे, जिस दवाई में चमत्कारी शक्ति थी कि किसी भी घाव को जल्दी से जल्दी भर दे। और जब युद्ध काल रहता है तो किसी भी सेना के लिए ऐसी ही दवाई की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि सारे सैनिक मारे जाए ऐसी बात नहीं है, कुछ बहुत भयानक रूप से घायल भी होते हैं, और उनके घाव को जल्दी से जल्दी भरना हो, ठीक करना हो, उसके लिए ऐसी दवाइयां जरूरी होती है।
उस समय क्या था कि जब विश्व युद्ध के समय जितने भी डॉक्टर्स थे वो इमरजेंसी में रहते थे, उनको बॉर्डर पर जाना पड़ सकता था, लेकिन डॉक्टर सैडाओ के साथ ऐसा नहीं था। सेना ने उनको एक हीरे जवाहरात की तरह छिपा करके रखा था और उसकी दो वजह थी। एक तो जापान के जो सेनापति थे वो हमेशा बीमार रहते थे, हार्ट प्रॉब्लम थी उनके साथ, और दूसरा ये जो दवाई इजाद कर रहे थे, आविष्कार कर रहे थे, इसकी वजह से ये सारी चीजें चल रही थी। वो सेनापति को राजमहल से देख करके लौट रहे थे, तो रास्ते में जैसे कई दफा आपका और हमारा जब चलना होता है रास्ते में, तो बहुत सारे विचार की आंधी उड़ती रहती है हमारे दिमाग में, तो ये भी बैकग्राउंड में चले जाते हैं, फ्लैशबैक होती है इनकी लाइफ की, यानी पीछे की चीजें याद आने लगती हैं। उनको याद आती है कि कैसे वो हाना से मिले थे, कैसे उनकी मुलाकात हाना से हुई और कैसे उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया। लेखिका लिखती हैं कि हाना से उनकी मुलाकात, हाना भी मेडिकल साइंस पढ़ रही थी, हाना से उनकी मुलाकात अपने अमेरिकन प्रोफेसर, जो अमेरिका में एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, एनाटॉमी मतलब शरीर विज्ञान का, शरीर के बारे में जो स्टडी होती है हर पार्ट पूरा, तो एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे उनके घर पर हुई थी। यद्यपि प्रोफेसर साहब बड़े दयालु, बड़ी उदार स्वभाव के थे, लेकिन कई दफा ज्यादा मीठा भी आपको हजम नहीं होती। तो ये इतने मीठे थे, इतने प्यारे थे, इनका प्यार इनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी। अब सपोज करो कि आप किसी के घर जाओ और आपको बिना खाए वहां से लौटने नहीं दे, और वहां का खाना आपको हजम नहीं हो, क्योंकि डॉक्टर सैडाओ क्या थे, जापानी थे, और जापानी या भारतीय या जितने भी एशियन कंट्री के लोग होते हैं उनका खाना थोड़ा स्पाइसी होता है, मसालेदार। और इसके उलट यूरोपियन कंट्री में आप चले जाओगे तो वहां लोग सादा खाना खाते हैं। मान लेते हैं नेनुआ बनाया, कद्दू बनाया, उसमें ऊपर से थोड़ा सा जीरा के जो बुरादा होता है, मिर्ची का बुरादा, इस तरह से उबालने के बाद डाल देते हैं। तो आपको, हमको, जिन लोगों को आदत हो गई है मसालेदार चीजें खाने की, ऐसा खाना हजम नहीं। अब आप किसी के यहाँ गए हो, आप में से कई लोगों को तीखा खाने की आदत नहीं है, मिर्ची बहुत ज्यादा खाने की आदत नहीं है, लेकिन आप उनके यहाँ जाओ और कहे बेटा आज तो खा करके ही जाना पड़ेगा, और पता चले उनके यहाँ सब्जी कम मिर्ची ज्यादा पड़ती, और आपसे बार बार पूछे बेटा खाना कैसा लग रहा है, तो अब आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा। आपके आंख से आंसू बह रही है और आपके होठों पर जबरदस्ती का मुस्कान है, नहीं अंकल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आंटी बहुत अच्छा। ठीक यही हालत किसकी थी, डॉक्टर सैडो की। वो अपने प्रोफेसर साहब के यहाँ जब जाते थे तो अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे प्रोफेसर साहब, और बिना खिलाए भेजते नहीं, तो वो खाना इन लोगों को पसंद नहीं था, एक चीज। और दूसरी चीज उनकी वाइफ बड़ा टॉकेटिव थी एंड वोकल थी, बहुत ज्यादा बोलती थी और बहुत ऊंचा बोलती थी। उनकी वाइफ को ऐसा लगता था कि उनके अलावा दुनिया में सब बह रहा है। तो ये दो चीजें जो थी ना उनको बड़ा अनोइंग लगती थी, बड़ा झुंझला देने वाली लगती थी, और इसके वजह से डॉक्टर सैडो कभी वहां जाना नहीं चाहते थे। आज गए थे, संजोग से उनकी मुलाकात हाना, उन्होंने हाना को देखा, मन ही मन तय कर लिया कि अगर ये जापानी होगी तो मैं इससे विवाह करूंगा। क्योंकि पापा ने कह दिया था जब वो अमेरिका जा रहे थे कि बेटा अमेरिका तो जा रहे हो, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाए तो तुम शादी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये शो करना होगा कि वो जापानी है। और ये बड़े पितृभक्त थे, पिता की कही हुई बात इनके लिए लक्ष्मण रेखा थी। इन्होंने पहले पता किया, और जब पता करने के बाद ये श्योर हो गए कि वो जापानी है, तो उन्होंने हाना से विवाह किया, लेकिन ये भी नहीं कि अमेरिका में कर लिया। वो जापान लौटे 8 साल के बाद, जैसा थोड़ी देर पहले आपने सुना कि 22 की उम्र में वो जापान गए, 30 की उम्र में लौट करके वापस जापान आए, सॉरी 22 की उम्र में वो अमेरिका गए और 30 की उम्र में वो लौट करके वापस जापान आए।
और पापा की उपस्थिति में उन्होंने उससे शादी की। ये उनकी कहानी थी, किससे? हाना की शादी की। लेखिका लिखती है, अभी वो सब सोचते हुए वो अपने घर पर गए ही थे, अपनी पत्नी से अभी कुछ बात ही करते, चूंकि इनका घर सागर के किनारे में था, तो सागर के किनारे का मतलब ये नहीं कि सागर का पानी उछले और इनके बरामदे पर पहुंच जाए, यानी कहने मतलब सागर की तलहटी वहां से कुछ दूरी पर थी, 1-8 किलोमीटर 500 मीटर इस डिस्टेंस पर था। तो चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। फॉग मतलब कुहासा होता है, मिस्ट मतलब कोहरा होता है। जब फॉग हो यानी कुहासा हो तो विजिबिलिटी होती है, यानी आप दूर की चीजों को थोड़ा देख पाते हो कि ट्रक है, कार है, ये सब चीजें आपको थोड़ी दूर में दिखाई देती है। लेकिन जब मिस्ट हो यानी कोहरा हो तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। आपके थोड़ी दूर पर ही ट्रक आ रहा है, साउंड आपको बता रहा है कि कोई बड़ी गाड़ी है। अगर नहीं आपको सुनाई नहीं पड़े, आप बहरे हो, तो आपको लगेगा 2 मोटरसाइकिल साइड से आ रही है, मतलब विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है। तो चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। लेखिका लिखती हैं, इसी बीच में पति पत्नी ने एक साया देखा, एक छवि देखी, और थोड़ी देर के लिए वो अलर्ट हो गए। उन्होंने ये महसूस किया कि वो आदमी सागर किनारे से निकला, थोड़ी दूर लड़खड़ाते हुए चला, गिर पड़ा, गिर पड़ने के बाद फिर सरकने लगा। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि वो एक मछुआरा होगा, बेचारा नाव से फेंका गया होगा। बीच में मछुआरे जाकर के सागर में मछली मारते हैं, तो एक्सीडेंटली वो फेंका गया होगा। और सागर किनारे का जो पत्थर होता है वो स्पाइक्स हो जाता है, उस पर चूंकि पानी पड़ता है तो वो कांटा कांटा टाइप का नुकीला हो जाता है। तो इन लोगों को लगा कि वो जब फेंकाया होगा तो उन पत्थरों पर फेंकाया होगा, जिससे बुरी तरह से जख्मी हो गया होगा। पति पत्नी दौड़ करके गए। वो तब तक में, जब तक ये लोग वहां गए, तब तक में वो आदमी बेहोश हो चुका था। बेहोश हो चुका था। उसके सिर पर एक कैप दूर में छिटका हुआ था। पति पत्नी ने उसे उल्टा किया। उल्टा करते ही जैसे ही उन्होंने उसे देखा, ऐसा लगा हजारों बिच्छुओं ने एक बार उन्हें काट लिया। वो चौंक पड़े, क्योंकि वह उनके अपेक्षा के अनुसार जापानी नहीं था, कोई मछुआरा नहीं था। वो एक गोरा व्यक्ति था, विदेशी था। कुछ दूर पर उसकी कैप गिरी हुई थी। कैप उठाया तो क्या देखते हैं, उस पर लिखा हुआ यूएस नेवी। अब वो श्योर हो गए थे कि वो अमेरिकी जल सेना का सेलर था, कैप्टन था। जैसे अपने देश में 22-23 साल की उम्र में जब आप एनडीए वगैरह कर लेते हो तो बहुत छोटी सी उम्र में आप ऑफिसर रैंक में चले जाते हो, कैप्टन वगैरह बन जाते हो 23-24 होते होते। तो ठीक उसी तरह ये जापानी कैप्टन था। ये उम्र तो बहुत छोटी सी थी, 22-23 साल का लड़का था ये। इन्होंने गौर किया कि बुरी तरह से घायल है। डॉक्टर साहब ने जब उसे स्पर्श किया तो चूंकि रेत चारों तरफ से लगा हुआ था, तो एक जगह पर कमर के पास उन्होंने जैसे हाथ लगा, वहां से ब्लीडिंग होना काफी तेजी से शुरू हो गई। वो तो डॉक्टर थे, उनको सारा चीज मालूम था। वो समझ गए कि इसे गोली मारी गई है, और बहुत हाल फिलहाल में कुछ देर पहले, क्योंकि बारूद की गंध आ रही थी उससे। अब they were in doldrum, they were at a loss, they were not in position to decide what to do and what not to do. Being a Japanese, it was beyond his imagination to carry that person who was an American
and not American soldier. They are declared enemy to take him to their house. But as a doctor, it was impossible for him to let him die. जापानी, उनके दिल के कोने का एक हिस्सा जो जापानी था, उनको बार बार कह रहा था कि इस गोरे आदमी को घर मत ले जाओ, इसका इलाज मत करो, इसे बचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारे दुश्मन देश का सैनिक है। दूसरी तरफ उनके अंदर का डॉक्टर ये कह रहा था, ये डॉक्टर्स मतलब द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, they are beyond any nationality, they are beyond any religion and caste, they are beyond any territorial boundaries. उनको ये पता था कि डॉक्टर ना तो किसी क्षेत्र से बंधा होता, ना किसी राष्ट्र से बंधा होता है, ना किसी धर्म या जात से बंधा होता है, वह भगवान का प्रतिनिधि है। और जिस तरह भगवान किसी राष्ट्र के नहीं होते, किसी देश के नहीं होते, किसी प्रांत के नहीं होते, किसी धर्म या जाति के नहीं होते, वो समस्त मानव जाति के या ब्रह्मांड के हेड होते हैं, तो उसी तरह डॉक्टर्स के लिए भी उसकी आंखें ये तय नहीं कर सकती कि किसका इलाज करना और किसका नहीं। जो बीमार है उसका इलाज करना ही चाहिए, उन्हें पढ़ाया गया। अब ये अंतर्द्वंद चल ही रहा था। फाइनली उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इसको किसी तरह लेकर के अपने घर तक पहुंचना है। अब सोचिए कि कोई आदमी बेहोश पड़ा हो और उसको आपको लेकर के जाना है अपने घर तक, और आपके घर की दूरी कुछ 100 मीटर तक है, 200-300 मीटर तक है, रेत में चलना है, क्या संभव हो पाएगा? बहुत मुश्किल। लेकिन पति पत्नी ने किसी तरह कोशिश की और उसे लेकर के वो क्या हुआ, चले गए। चले जाने के बाद अब डॉक्टर साहब अपने रूप में आ गए, यानी उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। हाना बका गई। हाना को ऐसा लगा डॉक्टर साहब लेकर के घर जाएंगे और पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, फिलहाल कुछ दवाई ववाई देंगे, किसी तरह कोशिश करेंगे ये बच जाए। लेकिन हाना को ये नहीं पता था डॉक्टर साहब इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरी तरह से डिसाइड कर लेंगे इसको बचाना है। तो डॉक्टर हाना भी ये जो अनएक्सपेक्टेड टर्न थी स्टोरी में, उससे थोड़ा सा वो अकबका गई। वो हाना पूछती भी है कि आप इसका ऑपरेशन क्यों करना चाहते हैं, ये हमारे दुश्मन देश का है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा कम बोलने वाले थे। मैंने कई लोग क्या होते हैं, जो ज्यादा काम करने वाले लोग होते हैं और बड़े ही मेहनती लोग होते हैं, वो बोलते कम है, उनकी जुबान कम चलती है, दिमाग और हाथ पैर ज्यादा चलता है। ज्यादा बोलने वाले लोगों का हाथ पैर कम चलता है, दिमाग कम चलता है, दिमाग से भी पैदल होते हैं। क्योंकि किसी बाल्टी में आप पानी रखे हो और केवल निकालते ही जाओगे, भरोगे नहीं तो वो बाल्टी तो खाली रहेगी। दूसरी तरफ कोई आदमी अगर बकबक बकबक करते रहे, अपने आइडियाज को निकालते रहे, तो वैसे आदमी का दिमाग पैदल रहता है, बहुत ज्यादा सोच नहीं पाता। और जितने बड़े लोगों को आपने देखा होगा, बुद्धिजीवी लोगों को, बोलते कम और जब जरूरत पड़ती है, जब बोलते हैं तो बाकी दुनिया केवल सुनती है। तो ठीक यही हालत किसकी थी, डॉक्टर सैडो की। उन्होंने इशारे में उसे समझा दिया कि मुझे इसका ऑपरेशन करना है, मैं इसे मरने नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि एक काम करो, यूमिको जो उसके घर में, उनके घर में तो बड़े आदमी थे, उतना बड़ा डॉक्टर, उनके यहाँ नौकरों की फौज थी, कई एक नौकर, कोई माली था, कोई खाना पीना बनाता था यानी रसोईया था, कोई बच्चे की देखभाल, इनके 2 बच्चे थे उनके देखभाल के लिए यूमी थी। तो सबका अपना अपना काम बैठा होता है। तो इन्होंने कहा कि यूमी को कहो कि पानी लेकर के आएगी, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी लेकर के आएगी, इसको वॉश करना। यूमी को कहा गया, यूमी पानी लेकर के आई। तो फिर यूमी से कहा गया कि इस आदमी को, चूंकि पूरा बदन में रेत लगा हुआ था, भींगा हुआ आदमी आकर के रेत पर गिरा था, तो कहा कि इसको जरा सा साफ कर दो। जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि हमारे देश में किसी को भी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो, किसी को भी ये बताने के लिए कि वह पाकिस्तान या चीन हमारा दुश्मन है, जीके जीएस पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती।
जन्म लेने के साथ वो अपने माता पिता को भी पहचानने लगता है, और जैसे ही वो बोलने लगता है, स्कूली चीजों को समझने लगता है, वो अपने देश के दुश्मन को भी पहचानने लगता है। आप 6 साल 7 साल के बच्चे से भी पूछ दोगे कि अपने देश का दुश्मन कौन है, वो आपको इंस्टेंटली जवाब दे देगा कि हमारे देश के 2 दुश्मन तो है ही प्रमुखता से, वो पाकिस्तान और चीन। ठीक यही हालत जापानी लोगों की थी, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो मालिक हो, सबको पता था उनके देश का दुश्मन कौन है। यूमी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इस आदमी को वॉश नहीं करूंगी, क्योंकि यह बहुत गंदा है, और दूसरा क्या, यह अमेरिकी यानी ये गोरा। अभी तक यूमी को ये नहीं पता था कि ये अमेरिकी, खाली गोरा और गोरे आदमी से नफरत थी जापानियों को। क्योंकि विश्व युद्ध में, जैसा हमने आपसे कहा कि विश्व युद्ध में जापानियों की जो भिड़ंत थी किससे थी, अमेरिका से, इंग्लैंड से, रूस से। ये सारे देश तो गोरे लोगों के देश थे, तो गोरे लोगों से ही नफरत थी। यूमी ने मना कर दिया। हाना को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन हाना तो बहुत पढ़े लिखे लोगों का गुस्सा भी पढ़े लिखे अंदाज में होता है। मूर्ख लोग, 2 महिलाएं जब नाराज होंगी तो एक दूसरे का बाल पकड़ करके खींचना शुरू करेंगे, कि किसी को थप्पड़ मारना शुरू करेंगे, गंदी गंदी गालियां देना शुरू करेंगे। लेकिन पढ़ी लिखी महिला नाराज हो, उसका अंदाज अलग हो जाता। हाना को यह पता था कि मुझे इससे मुंह नहीं लगाना है, यद्यपि उसको बड़ा बुरा लगा। आप मालिक हो और आप अपने नौकर को कहो ये काम करने के लिए, और नौकर चाहे कारण कुछ भी रहे, साफ मना कर दे कि मैं नहीं करूंगा, तो आपको बहुत बुरा लगता है। यही हालत किसके साथ थी, हाना के साथ। हाना को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कहा कि ठीक है तुम अपना काम करो, जाओ। हाना ने, बेचारी ने उसको साफ किया। अब बारी थी एनेस्थीसिया देने की, यानी क्लोरोफॉर्म देने की, ताकि ऑपरेशन हो सके। अब किसी के शरीर में रिवॉल्वर आप समझ रहे हो, उसकी गोली रिवॉल्व करती है, मतलब चक्री काट काट करके, और उसकी गोली में ना दान ये रहता है, धारी रहती है। वो जब अंदर बॉडी के अंदर जाता है ना, वो मांस को पकड़ लेता है, यानी उसके गोली को अगर आपको खींचना हो ना, तो पूरा मांस खींचना पड़ता है। बड़ा दैट्स वेरी डिफिकल्ट। वो राइफल की गोली की तरह नहीं होता, बंदूक की गोली की तरह नहीं होता। तो अब उस गोली को निकालना था, तो उसको बेहोश करना था। यद्यपि वो था बेहोश, लेकिन ये चांस था कि कभी भी होश में आ सकता है। और हाना को, आप में से जिसको थोड़ी बहुत भी ऑपरेशन की जानकारी है, उनको मालूम होगा, उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं बेहोश करने वाले, एनेस्थीसिया देने वाले। वो सारे डॉक्टर नहीं करते। बड़ा तरीके से नब्ज मापा जाता है, उसका प्रेशर मापा जाता है, हार्ट बीट चेक किया जाता है, सारी चीजों को देखा जाता है, तब उसको एनेस्थीसिया दी जाती है। लेकिन डॉक्टर सैडो तो सैडो थे, वो माहिर थे, वो अपने क्षेत्र के महेंद्र सिंह धोनी थे। उनको मालूम था कि कैसे क्या करना है, तो उन्होंने कहा मैं तुमको इंस्ट्रक्ट करूंगा, तुम केवल, हाना को कहा अपने वाइफ को, तुमको केवल कैसे क्या करना वो देखो। पत्नी गई, क्लोरोफॉर्म जो बेहोश करने वाली दवा होती है, वो क्लोरोफॉर्म लेकर के आई, और जैसे ही उसका ढक्कन खोला, उसका जो भभका निकला, गंध, कभी हॉस्पिटल में आपने देखा होगा जहां ऑपरेशन थिएटर वगैरह रहता है, वहां ये गंध हमेशा आपको लगेगा ही, और आप अकबका जाते हो। तो जैसे ही उसका भभका लगा, भागी हाना और दौड़ करके उल्टी करने लगी। अब देखिए डॉक्टर सैडो कितना समर्पित डॉक्टर, उनको ये दया नहीं लग रही है कि उनकी पत्नी की हालत खराब हो रही है। उनको वो मन ही मन क्या सोच रहे, अच्छा है हाना उल्टी कर लेगी, पेट खाली हो जाएगा, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाना लौट करके आई, डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको डिप करो, डुबाओ रुई को, और उसको भिंगा करके इसके नाक के पास रखो। नाक के पास तब तक होल्ड रखना जब तक ये लगेगा आराम से सांस ले रहा है, लेकिन जब ये अकबकाने लगे तो थोड़ा उसको हटा लेना, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर रखना। ये प्रक्रिया तब तक करना जब तक ये बेहोश नहीं हो जाए। हाना को कहा गया, हाना ने वही किया। सचमुच में वो कुछ देरी के बाद क्या हो गया, बेहोश हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बहुत लंबी कहानी है, बहुत, तो एक क्लास में इसको रैप अप करना तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, हाँ, आउट ऑफ क्या कहते हैं रीच है। तो अगली क्लास इसकी लास्ट लेक्चर होगी,
और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको पूरी तरीके से दोनों लेक्चर को ठीक से सुनोगे, ताकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होगा वो अगली क्लास में उसके बाद वाले नोट्स के थ्रू हम लोग स्टडी कर पाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।